अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अब्सार आलम लाइव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े नोट्स ले रहे हैं आप? मैं नोट्स नहीं ले रहा, डूडलिंग कर रहा हूँ। डूडलिंग व्हाई इज लाइक हाँ, व्हाई आर यू डूडलिंग? वैसे ही मैंने कहा वो कुछ आपने एक लिस्ट बनाई थी जो इस वक्त हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जो सीनियरिटी है उसमें मैं कुछ बटर एंड नाइफ अलग अलग कर रहा था। तो उसमें देखे ना अब करते हैं बात उस पे। पहले मेरा दिल है आज इस पे बात करने। इस्लामाबाद डज फील लाइक इस्लामाबाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, अच्छा अच्छा। यू वैसे नो व्हाट आई मीन। आप ये कहना चाहती कि आज फिर ऑफिस में आना मुश्किल था, फिर एक रास्ते हल्ला बंद किए गुल्ला, हुए थे मुझे कॉल काफी। करनी पड़ी कि यार कहाँ से रास्ते बंद हैं, क्योंकि मैंने न्यूज़ पढ़ी कि श्रीनगर हाईवे बंद की हुई है। मैंने पूछा बंद है हाईवे, मुझे बताएगा कि नहीं, अब ऐसा नहीं देखें, होता। ये देखें हमारी बदकिस्मती देखें, 10 फरवरी है ना, और आखिरी दफा 27 से 28 तक बंद रहे हैं, 27 से 28 नवंबर तक, नवंबर। और फिर खुलना शुरू हो गए। तो समझे दिसंबर जनवरी और 10 दिन, फरवरी के 9 दिन कल से बंद है। तो 2 महीने 9 इतना ही दिन सुकून होता है हमारा। पुरसुकून गुजरे हैं यहाँ पे, और दोबारा वही सियासत सड़कों पे हो रही है। और मुझे एक ना, इसमें चले खैर आगे बात करेंगे। तो ये वकला आज हैं, कुछ दिन पहले सहाफ़ी भी आए पार्लियामेंट हुए गए थे, हुए हाँ। थे। तो आज वकला भी मेरे ख्याल 18 तो एक ग्रुप में मैंने खुद गिने हैं। तो उनकी वजह से पूरा इस्लामाबाद जो है वो बंद किया हुआ था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि तादाद बहुत ज्यादा थी कि वो गिनी भी जा रही थी देखिए मैं टीवी के ऊपर ही। आपको एक मजे की बात सुनाऊं। जी। जब वकला तहरीक जारी हुई ना 2007 में, हम्म। अ, 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 परवेज मुशर्रफ के, सॉरी, इफ्तिखार चौधरी उस वक्त चीफ चीफ जस्टिस से जस्टिस उनको से हटा दिया गया, और परवेज मुशर्रफ चीफ सदर ऑफ थे आर्मी और आर्मी स्टाफ। चीफ भी थे। तो उनके बारे में बहुत ज्यादा फिजा बन गई पूरे मुल्क में। वो कैसे बनी और कैसे बनाएगी, इस पे मैं आता हूँ अभी। तो वो उसमें ना कुछ साबिक जो जर्नैल थे उन्होंने भी बयान देने शुरू कर दिए परवेज मुशर्रफ के खिलाफ। तो जनरल राशिद कुरैशी, वो परवेज मुशर्रफ के प्रेस सेक्रेटरी थे, पहले डीजी आईएसपीआर भी रहे, फिर वो प्रेस सेक्रेटरी बन गए। तो उन्होंने उस वक्त एक बयान दिया जो मुझे उस वक्त भी बड़ा मजा आया और आज तक मजा आता है सुन के। उनसे जब पूछा गया, देखिए जी अब तो रिटायर्ड जर्नैल भी जो हैं वो परवेज मुशर्रफ की मुखालफत करना शुरू हो गए। तो उन्होंने हंस के कहा, उन्होंने कहा ये रिटायर्ड जर्नैल जो होते हैं ना, ये चले हुए कारतूस होते हैं। तो इनके इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं। अच्छा, आज मैं ये जो वकला हजरात और उनके लीडरान जो तकरीरें कर रहे थे, तो 2007 दोबारा लाने की कोशिश कर रहे थे 2025 में, फाइट फॉर डेमोक्रेसी। हाँ। तो वो मुझे याद आ रहा था चले हुए कारतूस वाली बात। देखिए, एक कारतूस एक दफा तो शिकार कर सकता है एक, लेकिन चला हुआ कारतूस दोबारा उसी शिकार पे आजमाया जाए तो कामयाब नहीं रहता। इसके पीछे मैंने आपको पूरा एक फलसफा बता दिया है, और वो फलसफा ये है कि ये जो वकला लीडर है ना, अब मैं जरा सीरियस बात करने लगा हूं, इसलिए बर्दाश्त कीजिएगा। ये ना कहिएगा कि देयर इज हीट इन द किचन एंड आई कैन नॉट टॉलरेट इट। यू कैन टॉलरेट इट, आई कैन अश्योर यू। जज्बा होना चाहिए उसमें। ये व्यूअर्स को समझ में नहीं आएगा और आपके समझने की बात भी नहीं। आगे चलते हैं। नहीं, वो देखें, उसकी वजह ये है कि जो 2007 में ना, जो एक लैंडमार्क इवेंट था पाकिस्तान में, हम जर्नलिस्ट ये समझे कि इनकलाब आ गया। बहुत सारे जर्नलिस्ट, सारे नहीं, तो अपना हिस्सा डालने में लेकिन एक गेम हो रही थी कहीं पर्दे के पीछे। वो गेम ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक तकसीम थी, और वो परवेज मुशर्रफ लाइबिलिटी बन चुके थे। 10 साल हो गए थे उनको इक़्तिदार में और आर्मी चीफ बने हुए, और बहुत बदनामी हो रही थी फौज की, मुल्क की भी। तो एस्टेब्लिशमेंट ने खुद डिसाइड किया परवेज मुशर्रफ से जान छुड़वाने का। 7 साल गालिबन मुशर्रफ को 7 साल हो चुके थे। 10 साल 10 आपने साल हो कहा। चुके थे। 2007, 97 से 1999 में आए तो 10वां साल था ना। हाँ। तो एक साल तो लग गया ना निकालते निकालते, एफर्ट करते करते। तो एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त डीजी आईएसआई थे जनरल अशफाक परवेज कियानी। बेनजीर भुट्टो से जो डील हुई परवेज मुशर्रफ की, उसमें तय हुआ था कि अगले आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी होंगे, जो कि फिर उनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देगा। जो कियानी साहब थे, और उन्होंने उस सारी कैंपेन को लीड किया परवेज मुशर्रफ के खिलाफ। ये बाद में चीजें खुल गई
जितने वकीलों के रहनुमा थे ना बड़े बड़े, आज भी जो दोबारा, ये एतजाज अहसन है, हामिद खान है, मुनीर मलिक हैं, अली अहमद कुर्द है। अली अहमद कुर्द से मुझे ये उम्मीद नहीं है वैसे, मुनीर मलिक भी हमेशा एक आज़ाद उन्होंने पोजीशन रखी है। लेकिन जितने बड़े बड़े वकील रहनुमा है ना, इन्होंने, और फिर एंकर्स हमारे, ये जो अचानक मुजाहिद बन गए ना और परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हो गए ये सारे, तो मैं हैरान होता था कि ये क्या वजह है। लेकिन मैंने सोचा शायद अल्लाह ने इनका दिल बदल दिया है। वो बाद में पता चला अल्लाह ने दिल नहीं बदला था, इशफाक परवेज कियानी ने दिल बदला था इनका। तो इशफाक परवेज कियानी साहब की क़यादत में वकील और सहाफ़ी को इतना वेपनाइज कर दिया गया 2007-8 में कि उन्होंने पूरे निज़ाम को खतरे में डाल दिया। उसके बाद जो हुआ, जजेस की रेस्टोरेशन हुई, फिर देख लेना जजेस ने क्या किया। जितने जज पीसीओ के तहत हल्फ उठा चुके थे और परवेज मुशर्रफ ने ठुड्डा मार के उनको घर भिजवाया, वो सियासतदानों के दर पे पड़े थे, किचन तक उनके सियासतदानों के खर्चे से चलते थे, उनको बहाल सियासतदानों ने करवाया, और वो फिर सियासतदानों के कैसे पीछे पड़े, किसके कहने पे। फिर आर्मी चीफ कौन बन गया था? इशफाक परवेज कियानी। उसका DGISI कौन था? जनरल पाशा। उसके बाद DGISI कौन आया? जनरल जहीरुल इस्लाम। और उसके बाद खान साहब, सारा ये बीच में ये देखें, ये जो, और फिर जितने जजेस आए बेजमीर, जो चीफ जस्टिस बने उसके बाद, चंदे को छोड़ के, ये गुलजार था, साकिब था, खोसा था, बंदयाल था, ये क्या है सारे? ये वही थे जिनको परवेज मुशर्रफ ने ठुड्डा मार के फेंक दिया था बाहर, और सियासतदानों के दर पे पड़े थे, और फिर सियासतदान इनको वापस लाए तो उनको घर भेजना शुरू कर दिया, उनकी टांग खींचनी शुरू कर दी एस्टैब्लिशमेंट की गेम खेल के। और ये सारे जो वकील थे बड़े बड़े बने हुए हैं, ये अरबपति हो गए। उसके बाद इतने केसेस जिनको बड़े बड़े मिले हैं उन अदालतों में, जिन जजेस को उन्होंने बहाल करवाया था, और वहां से फिर रिलीफ लिए हैं, और फिर बहुत सारे जो थे वकील रहनुमा वो जजेस बन गए, खुद सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बने, फिर सुप्रीम कोर्ट के बन गए। तो ये जो गंद इकट्ठा हुआ था ना, और फिर एंकर्स देख लें, कितनी कितनी सैलरीज हो गई, कितने कितने बड़े चैंपियन बन गए। इशफाक परवेज कियानी जिंदाबाद। ये भी कहा जाता है कि एक जेन्युइन रेजिस्टेंस थी, जेन्युइन मूवमेंट थी जो शुरू हुई थी, उसके बाद सेंटिमेंट जेन्युइन था। देखिए बात होती है, आप सवाल कर लेंगे, मतलब उसके बाद होता ये है कि हमारे मुल्क में किसी भी चीज का जो कामयाब तहरीक होती है उसका क्रेडिट देने के लिए एक खास इदारा जो है वो मुतहरिक हो जाता है। तो दैट एलिमेंट वाज इंक्लूडेड इन इट एज वेल। ये एक सेंटिमेंट, थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ तरीके से देख लेते हैं। एक सेंटिमेंट, एक सादा और मासूम लोग पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हर जगह हर वक्त होते हैं। उनको, उनके सादगी को, उनके उस सेंटिमेंट को, जो रायपन होता है, जो पका हुआ सेंटिमेंट होता है जिसे कहते हैं, उसको रीप करने के लिए, फसल काटने के लिए वक्त पे कुछ लोग लॉन्च कर दिए जाते हैं। वो लॉन्च करने वाली ताकतें कुछ और होती हैं। सेंटिमेंट जेन्युइन होता है। मैं उनमें से हूं जिसका जेन्युइन सेंटिमेंट था। आपके सामने मैं समझ रहा था ये अदलिया बहाल हो जाएगी ना, ये इफ्तिखार चौधरी, तमाम जजेस वापस आएंगे ना, तो हमें इंसाफ मिलेगा। हमारे साथ अगर एस्टैब्लिशमेंट ज्यादती करेगी, सियासतदान ज्यादती करेंगे, हमारे चैनल मालिकान ज्यादती करेंगे, मुआशरे में हमारे साथ ज्यादती होगी, हम इनके पास इंसाफ के लिए जाएंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। आप देख लें मेरे जाती केसेस कितने पड़े हुए, कितनों में इंसाफ मिला, कितने इस मुल्क में केसेस बढ़ गए। 2 वज़ीर आज़म को घर भेज दिया इस अदलिया ने, जिसको उन सियासतदानों ने, जिन्होंने बहाल करवाया, उन्हीं को घर भेजा वज़ारत उज़्मा से। ये इतने बेज़मीर निकले। तो देखें सेंटिमेंट होता है। मेरा झगड़ा क्या है फिर आपसे, एक दिन, उस दिन भी जो आप हीट नहीं बर्दाश्त कर सकी किचन में, और ये वाली जो हीट है जो हम बात करें, या बर्दाश्त कर लेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। वो इसलिए हुआ था इसी बात पे कि देखिए सादा मासूम लोग हमेशा होते हैं, उनको गलत उस पे, उनके जज्बे को, उनको उठा के बहका दिया जाता है कि ये है इनकलाब आ रहा, आए सड़कों पे, निकल आए, मर जाएं, मार डालें और खड़े हो जाएं। और हम खड़े हो गए, सहाफ़ी, हम तकलीफें बर्दाश्त की, गिरफ्तारियां हुई, मुकदमे हुए, तौहीन अदालत में मुझे बुला लिया कि मैं तुम्हें अंदर भेज देंगे जेल में, तो बहुत कुछ हुआ। तो उस वक्त पीछे गेम ये हो रही थी, ये वकला लीडर उसमें शामिल थे, मेजॉरिटी इनकी, उसमें जर्नलिस्ट, मीडिया हाउसेस और एंकर्स की मेजॉरिटी इसमें शामिल थी, और सब अवाम का जेन्युइन सेंटिमेंट इस्तेमाल हुआ
इन तीनों ने किया, जजों ने, वकीलों ने और साफियों ने। और फिर एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ गई कि हमने ये क्या कर लिया। खैर एस्टेब्लिशमेंट की अपनी बहुत गलतियां हैं जो अभी उससे सुधारनी हैं, और अभी भी ये सब कुछ चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, ये चीजें ठीक नहीं हुई अभी तक। तो अभी लोग उन पोजीशंस पे बैठे हुए हैं जो पिछले दौर में बैठे हुए थे, और जिन्होंने गंद किया, मुसलसल गंद किया, अभी भी बैठे हुए हैं। मसला ये है कि सबने समझना है। अब मुझे ये लग रहा है ये एस्टेब्लिशमेंट कम से कम ये करेक्शन तो जरूर कर रही है कि जो अदलिया, वकला और एंकर्स जो उन्होंने बनाए और जिनके हाथों फिर खुद भी नुकसान उठे, खुद तकलीफ पहुंची है, तो महसूस हुआ ना कि अबसार क्या महसूस करता है, ये मैमूना क्या महसूस करती है, अवाम क्या महसूस करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट को खुद तकलीफ पहुंची तो महसूस हुआ। अब पार्लियामेंट ने अपना काम किया है और अदलिया को लगाम डाली है जो अपने दायरा कार से बाहर निकल रही थी। वकील बदमाश आप देख रहे हैं किस तरह बदमाशियां करते हैं, अदालत में जजों को मारते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, गालियां निकालते हैं, लड़ते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। गाड़ियों के पीछे लिखवाया होता है एडवोकेट, पता नहीं ऑफिसर ऑफ लॉ समथिंग है, पता नहीं क्या क्या लिखवाया होता है, बल्कि ये कानून से बालातर है। इसी तरह सहाफी हैं, प्रेस लगवाया होता है गाड़ियों के पीछे और आगे, और चल रहे होते हैं। जजेस का तो आपको पता ही है कि उन पे तो कोई कानून लागू ही नहीं हो सकता। रिश्वत लेते हैं, करप्शन करते हैं रज के, और फिर घर चले जाते हैं, पकड़े जाएं तो मुस्ताफी हो जाते हैं, पेंशन भी मिलती है, गाड़ी भी मिलती है, गार्ड भी मिलता है, और पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो ये जो है ना, ये करेक्शन हो रही है। आज जो लोग नहीं निकले वकीलों के साथ भी, और ये सारी लीडरशिप वो 2007 वाली आई हुई थी। अब 2007 वाली लीडरशिप को मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि मैं जला हुआ हूँ इस्टेब्लिशमेंट का भी, और इन वकीलों का भी, और इस अदलिया का भी, और इन एंकर्स का भी, इन सियासतदानों का भी। करें, तहरीक चलाएं, एंकर्स भी निकलें, जहाद करें बगैर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के, करें। चैलेंज करता हूँ चैलेंज सारे वकील जो आज बड़े बड़े नाम जिनके मैंने लिए, करें, क्या नहीं अब उसके बगैर करें, तहरीक चलाएं। हमें बेवकूफ बना लिया 2007 में, बन गए एक दफा, दूसरी दफा नहीं। दूसरी दफा वकीलों को भी बेवकूफ नहीं बना सके। वकीलों को भी पता है कि तब क्या नहीं था पीछे। अब कोई पीछे नहीं है तो 18 ही निकले हैं ना, 20 निकले, 100 निकले, 200 निकले हैं। सवाबी जलसे का क्या हाल हुआ है देख लें आप। जुनैद अकबर को लेके आए थे, बड़ी थू थू की है, गालियां निकाली हैं, सख्त तकरीरें की हैं, लोग तो नहीं आए ना। लोग तंग आ जाते हैं, एक वक्त आता है लोग तंग आ जाते हैं। लोग आपके अंदर जो इवलनेस है वो देख लेते हैं, चाहे वो सियासतदान के अंदर इवलनेस हो, इवल सियासतदान की हो, जर्नैल की हो, जज की हो, सहाफी की हो। अवाम देख लेगी मासूम सादा को कितना अरसा आप बेवकूफ बनाएंगे, कितनी बार निचोड़ेंगे आप उसको। एक दिन तो उससे समझ आ जाएगी ना कि 12 साल हो गए हैं, हमारी हुकूमत है केपी में, एक काम नहीं हो रहा, रोजाना जलसे, रोजाना जुलूस, रोजाना जलसे, रोजाना जुलूस, नाकाम हो गया सवाबी का जलसा भी। तो अब सियासत देख ले, तो सियासत ये इन्होंने की है, अदलिया ने, जजों ने की, वकीलों ने की, तो सियासतदानों ने भी सियासत की है। जुडिशल कमीशन का इजलास भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आ गए 6 नए। मैं ये कहने लगी थी दो एहतजाज से फर्क कितना सही पड़ा है कि कमीशन का इजलास हो गया, देखें, और जजेस भी आ गए, यही हम समझाते थे एस्टेब्लिशमेंट को, यही हम समझाते थे जजेस को कि आप सियासत ना करें। दोनों इकट्ठे मिले हुए थे और सियासत करते थे, और साथ शामिल वाजे हम साफी होते थे। लेकिन अब लगता है कि सबको समझ आ रही है और सब अपने अपने दायरा कार में जा रहे हैं। अभी नहीं गए, नहीं है, जा रहे हैं, टाइम लगेगा जाते हुए। और ये होना चाहिए, पार्लियामेंट को सॉवरन होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट को हम गिरबान से पकड़ सकते हैं, पार्लियामेंट पे हम तनकीद कर सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस और जुडिशरी को हम कुछ नहीं कह सकते। आइन के आर्टिकल में लिखा है, आपका आर्टिकल 19 जो है वो आपको इजाज़त नहीं देता कि आप आर्म्ड फोर्सेस पे या जुडिशरी पे आप तनकीद करें या उनको वो, लेकिन आप पार्लियामेंट को कर सकते हैं, ये फ़र्क है। तो इसलिए पार्लियामेंट सॉवरन होनी चाहिए, है सॉवरन, उसका इख्तियार भी होना चाहिए। वो फैसले करे, हम उस फैसलों पे तनकीद करें। ये नहीं है फैसले पीछे से हो रहे हैं, डोरियां पीछे से हो रही हैं। जज साहब फैसला कर रहे हैं, इक्तिसादी फैसले कर रहे हैं। पाकिस्तान को जुर्माने हो गए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, क्योंकि वो केसेस पकड़े गए थे। आपको इतनी मजेदार एक वाकया सुनाऊं कि ना सुनाऊं? सुना दे। जदलिया का। जदलिया, मैं उस वक्त जजेस और अदलिया, बहुत बुरा सा लफ्ज है, रहने दे।
तो वो ना मैं उस वक्त आज किसी को टीवी समझ आ जाए तो कमेंट्स में लिख दे। उस दिन मैं आज टीवी में ना उस वक्त मैं आज टीवी में प्रोग्राम करता था। अच्छा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ इस मुल्क का निज़ाम। और अब हम बड़ी पाक नेक अदलिया और जजेस हम वापस ले आए थे वकला तहरीक के बाद, जो हमारा सेंटिमेंट था जेन्युइन जिसको आप कह रही हैं। लेकिन बाद में पता चला जिसके पीछे क्या नहीं और उसके लोग थे, और इन वकीलों को भी पता था, एंकर्स को भी पता था, इस्तेमाल हम जैसे आम लोग सादा लोग हो रहे थे। तो वो अदलिया आ चुकी थी और उसके कुछ अरसे बाद दो साहबजादे, दो जजेस के मेरे पास आए। मैं सुनी सुनी बात नहीं कर रहा। और उन्होंने मुझे इतना बड़ा पलंदा, बल्कि किसी एक जगह बुलाया कि वहां मिलते हैं हम, वहां बैठ के। वो शख्स गवाह हैं और वो शख्स इस वक्त वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेता। तो वहां पे उन्होंने मुझे बहुत पलंदे दिखाए कुछ एक केस के। कोई प्रोजेक्ट चल रहा था बहुत बड़ा और उसके भी दिखाया। उनका देखें क्या हो गया, मसला हो गया है, इतने अरसे से चल रहा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप ऐसा करें कि आप ना इस पे प्रोग्राम करें। मेरा दिल पिघल गया। मिट्टी से यहाँ जाना नहीं है, भागना नहीं है। मैंने कहा हो पाकिस्तान के खिलाफ इतना। अच्छा मैंने कहा फिर क्या होगा? कहते फिर प्रोग्राम करेंगे ना आप, फिर इस पे सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेगी। फिर उनको बात आगे बढ़ेगी फिर। ठीक है, बोला तो मैं था लेकिन मैंने दिल में कहा, मैंने कहा मैं इतना भी बोला नहीं हूं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं सोचूंगा इसमें। मेरे जानने वाले बहुत थे और मैं क्या करता। मैं खामोशी से चला गया और मैंने वो प्रोग्राम नहीं किया। फिर मैंने देखा कि वो प्रोग्राम कहीं और हुआ उसी टॉपिक पे। फिर मैंने देखा कि उस पे सो मोटो हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर उस सो मोटो का कुछ भी नहीं बना। फिर मामला तय हो गए। फिर वो प्रोजेक्ट चलता रहा ऐसे। फिर वो ऐसे ही कंप्लीट हुआ जैसे होना था। ऐसा ही है सिस्टम हमारा, ऐसे ही चलता। तो आप सोचें कितने सोमोटो उसके बाद हुए हैं, क्यों होते हैं? क्यों काजी फाइज़ जब सोमोटो नहीं लेता था तो मैं उसकी तारीफ करता था। आपको तो काजी फाइज़ के कोट्स बहुत पसंद नहीं है ना। तो सोमोटो जब लिए जाते थे ना प्रोजेक्ट्स पे, हुकूमत के कामों में दखल दिया जाता था, तो खींचना होता था प्रोजेक्ट वाले को जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट होता था। टेबल ना बजाएं। हमें भी हमारे व्यूअर्स डांटते हैं। मैं क्या बजाऊं फिर? दिल बजाऊं मेरा दिल। फिर हम अमीर होना होता था। हमने ये सब कुछ देख चुका हूं। तो इसलिए अगर जजेस की सियासत को दफन किया जा रहा है तो मैं इसका साथ दूंगा, चाहे इसमें पार्लियामेंट अगर फिर इसके बाद अगर अपने दायरा कार से निकलेगी तो उसकी भी मुखालफत करेंगे, और अगर इस्टेब्लिशमेंट निकलेगी तो उसकी भी मुखालफत करेंगे। तो वकीलों को, जजेस को सियासत नहीं करनी चाहिए, एंकर्स को सियासत नहीं करनी चाहिए, सियासत पे डिस्कस करना चाहिए। वकीलों और जजेस को इंसाफ की फराहमी पे तवज्जो देनी चाहिए, अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, बस ये करें। और ये करेक्शन हो रही है, वो मुझे नजर आ रहा है कि इनकी तहरीक जो चलाने की कोई जो सियासत, तहरीक क्या सियासत कर रहे हैं, सियासत कुछ नहीं होना। होना क्या? 6 जजेस माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में आ गए। उनमें से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस भी हैव बीन, वो कहते हैं किक्ड अप, मतलब उनको तरक्की हो गई। और आमिर फारूक साहब चले गए वहां पे, चीफ जस्टिस की पोजीशन खाली हो गई। मियां गुल हसन जो है वो एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट के लग गए। एक्टिंग एडिशनल जज ही होते हैं। हाँ वही, वो भी चले गए। तो अब जो वहाँ पे सीनियरिटी है उसमें सरफराज डोगर साहब है, मोहसिन अख्तर गिलानी साहब है, और शायद तारिक महमूद जहांगीरी। डोगर साहब वही जो अभी नए आए हैं, अभी जो लाहौर हाई कोर्ट से जिनकी ट्रांसफर हुई है यहाँ पे। तो सियासतदानों ने सियासत कर ली, फिर जजेस को बता दिया कि सियासत ऐसे की जाती है। जजेस साहब, तो जजेस साहब अगर अपना काम करते रहते, सियासत में ना पढ़ते, तो ना अपना जुब्बा काला करवाते, ना अपना, ठीक है, इंटरनेशनली भी जुब्बा काला करवाते। हाँ सही है, इंटरनेशनली भी कुछ पॉलिटिक्स हो रही है। ट्रंप ने भी जो गजा के हवाले से जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और वो उसके ऊपर कह रहे हैं कि वो कायम भी हैं। हालांकि उनकी डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं मार्को रूबियो, वो आके इसकी थोड़ी सी वजाहत भी पेश की उन्होंने कि हम जो सेक्रेटरी नहीं, फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी मार्को रूबियो। अच्छा,
ठीक है, मे बी यू आर राइट। नहीं आप बात करें, मैं उतनी देर में चेक करता हूँ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हाँ, फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर, हाँ, ठीक है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि आई कैन बी करेक्ट एज वेल। ओह रियली, अगेंस्ट जेन जी मैं भी ठीक हो सकता हूँ फैक्ट्स में। अच्छा वाह, तो ये जेन जी ने करेक्शन भी तो कर ली ना। किचन इन रोम, ये किचन क्यों बार बार आ रहा है? अच्छा, मेरा ये फोन मेरी बातें सुन रहा है ना, तो मैं सवाल वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, ये बड़ी चीज है। किचन की बात हो रही थी तो हाँ, एल्गोरिदम्स उसी तरीके के हो जाते हैं ना आपके, जो वो सुन रहा होता है। खैर, कमिंग ऑन टू माय क्वेश्चन, कि उन्होंने कह दिया कि हम इस तरह के नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र सॉरी मैं इसलिए कर रहा था कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इन है। लोग उस पर क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका वो जवाब उनको पता नहीं होता या वो पता करना चाहते हैं। मतलब मैं कोई किसी क्वेश्चन पे कंफ्यूज हूँ, आई विल राइट अ क्वेश्चन टू, आई विल गिव दिस क्वेश्चन टू AI कि जी मैं ये करना चाहता हूँ या ये नहीं करना चाहता, इसके लिए मुझे एथिकली क्या करना पड़ेगा। तो AI जवाब दे सकती है आपको, दे सकती है। यस, लाइक एज इन पर्सनल क्वेश्चंस जो कि आप खुद डिसाइड नहीं कर पाए। आजकल जो डिजिटल एज है ना, इसमें जो जेन जी है ये बहुत अजीब और गरीब जनरेशन है। ये अकेले रहना, अकेले अपने दिमाग में अकेले रहते हैं ना, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से पूछ नहीं सकते। हमारा जो है ना इंटरपर्सनल कनेक्शन बहुत था हमारी जनरेशन का, हम लोगों से बहुत मिलते थे। आप लोग गैजेट से बातें करते हैं, तो गैजेट से बातें करते हैं। ये भी कहा था कि गेट अ फ्रेंड, जब मैंने उनसे पूछा था कि AI से इस तरह की एडवाइस लेना अच्छी बात है या नहीं, तो किसी ने मुझे कहा था आपकी जनरेशन से था। एग्जैक्टली तो आपकी जनरेशन से कोई नहीं ये बात कहेगा, मेरी जनरेशन से बात करेगा। AI से मत पूछा करें, गेट अ फ्रेंड, गेट हेल्प। वो फ्रेंड जो है ना, I guess AI is a good friend. No. Maybe good. He will give you options. Choose from this or this, and you have. लेकिन इतनी अकल तो आपके पास है कि आप चूज कर लें। डॉजी आंसर्स होंगे इसके, और इनकम्प्लीट आंसर्स होंगे, और बहुत नैरो आंसर्स होंगे। इंसान का जो दिमाग है ना, ये कायनात जितना वसी है, अल्लाह ने इसमें वसअत बहुत दी है। इट कैन think about and discuss about many options and arguments and logics. ये नहीं कर सकता अभी AI उस स्टेज तक नहीं पहुंची जिस हद तक अल्लाह ने ये इंसान का दिमाग बनाया। I need to get a friend. I will हाँ, get a friend. ठीक है, गुड लक फॉर दैट। सही है। ट्रम्प के स्टेटमेंट्स को, I wish you could better than AI हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फ्यूचर, ये आपकी जनरेशन को याद रखना चाहिए। कुछ भी करना है ना, जर्नलिज्म करनी है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियर बनना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करें मैक्सिमम, और इसको बेहतर से बेहतर यूज करें। ये आप इसको नहीं यूज करेंगे तो आप लोग पीछे रह जाएंगे। यूनिवर्सिटी में कोर्सेज पे भी फोकस किया जाए, इस तरह के जो AI कोर्सेज हैं वो इंट्रोड्यूस कराए जाएं और लोगों को स्किलफुल बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कमिंग ऑन टू हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो बहुत देर से हम शुरू कर रहे हैं और वो होके नहीं दे रही, दिल नहीं कर रहा ना, क्योंकि इतनी घटिया बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। मुझे उससे उम्मीद नहीं थी, लोगों को उम्मीद थी वैसे। मैं देखिए, मुझे लगता है मैं पेरेनियली ना, मैं मुस्तकिल तौर पे एक ऐसा शख्स हूँ जो उम्मीद खत्म नहीं करता। क्योंकि इसने कहा, मैंने फिर देखो इतने, मैंने अभी आपको अपने तजुर्बात सुनाए हैं, दिखाए हैं कैसे कैसे लोग किस तरह बेवकूफ बनाते हैं सादा लोगों को। तो इसने गोली लगी तो इसने कहा अब मैं डिफरेंट ट्रम्प हूँ और अब मैं दुनिया में अमन लाऊंगा। तो मैंने सोचा शायद वाकई यार इसको बदल गया हो ये अंदर से। लेकिन अब जिस तरह की उसने, और गजा को एक रियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है कि रियल स्टेट का टुकड़ा प्रॉपर्टी डीलरों की तरह सोच रहा है। मेरा ख्याल था कि ये एक सदर की तरह और एक वर्ल्ड लीडर की तरह सोचेगा, लेकिन ये तो प्रॉपर्टी डीलर से बाहर नहीं निकला अभी तक। खैर, मैंने तब भी आपसे एक सवाल किया था कि ये जो सीज फायर हुआ है, क्या ये किसी बिगर डील का हिस्सा नहीं लगता आपको? तो आपने कहा था कि ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक मैं ऐसा कुछ नहीं समझता। और उसकी वजह यही थी, आप कह रहे थे कि ट्रंप ने कहा है कि वो बदल जाएगा, वो एक बदली हुई दुनिया देखना चाहता है। एग्जैक्टली, मेरा खाम ख्याली थी। लेकिन बात ये है कि अगर ये बड़ी खतरनाक बात, अब जो है ना, ये बात बड़ी खतरनाक है जो ट्रंप ने की है, और इसके नतायज उस तरह नहीं निकलेंगे जिस तरह के आपने कहा था कि जो डील हुई है गजा की, इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ये इतनी खतरनाक बात उसने गलत बात कर दी है कि दुनिया में कहीं उसको सपोर्ट नहीं मिली। अब इजराइल ने जो कहा है कि सऊदी अरब के अंदर आप फलस्तीन बना लें, ये मतलब इंसल्ट है। वो कहते हैं ना, एडिंग सॉल्ट टू इंजरी। और पूरी दुनिया, इस्लामिक दुनिया तो खैर इस पे उठी गई है, पूरा यूरोप, पूरी दुनिया, बाकी चाइना, और कोई मुल्क ऐसा मैंने नहीं देखा 2 दिन से खबरों में कि सिवाय अमेरिका में भी ट्रंप
और उसके जो हवारी हैं और नेतन्याहू इसराइल के वजीर आजम हैं, इनके अलावा इस स्टूपिड जो इनका जो आइडिया है किसी ने सपोर्ट नहीं किया और मुखालफत हो रही है और इस पे सख्त रेजिस्टेंस आना शुरू हो गई है और आएगी। और मुझे ये डर है कि अगर इंसिस्ट किया ट्रंप ने और नेतन्याहू ने इस बात पे, तो शायद एक ऐसी जंग शुरू हो जो बहुत नुकसानदेह शामिल होगी, नुकसानदेह हो सकती है। क्योंकि सऊदी अरब, एक बात मैं आपको बताऊं, जो सऊदी अरब वाली बात नहीं आई है, आपने नोट किया, पहले था कि उर्दन में चले जाएं, मिस्र में चले जाएं, शाम में चले जाएं, तीनों ने किया इनकार। तो सऊदी अरब का नाम आया इसराइल के वजीर आजम की तरफ से। ये चीज जो है ना, ये बड़ी खतरनाक है और इस पर पाकिस्तान ने, अभी सऊदी अरब ने इस पर सही तरह से अपना रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान ने जिन अल्फाज में रिएक्शन दिया है ये बहुत सीरियस है चीज। और पाकिस्तान, मैं आपको गारंटी से ये कह सकता हूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, पाकिस्तान सऊदी अरब के बिहाफ पे बोल रहा है। और आपने देखा पाकिस्तान ने तुर्की से भी रब्ता किया है, क्योंकि तुर्की और सऊदी अरब के भी आपस के ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं हैं जितने पाकिस्तान के सऊदी अरब से हैं और जितने पाकिस्तान के तुर्की के साथ हैं। पाकिस्तान विल बिकम अ ब्रिज बिटवीन तुर्की सऊदी अरब के दरमियान इस इशू पे। और देखिएगा कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की आवाज इसमें बहुत तवाना होगी। वजह कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो काफी एडवांस स्टेज में है। और अब आपको याद आया कि वो अमेरिकन कांग्रेसमैन ने पिछले महीने कहा था सैंक्शन लगाते हुए कि हमें पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से तशवीश है। समझ आई गेम की? ये सब जो है ना वॉर गेमिंग की जाती है कि अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने ये वॉर गेमिंग की हुई है। मुझे लगता है कि अगर हम गजा से उठा दें सारे फलस्तीनियों को और सऊदी अरब में भेज दें तो सऊदी अरब कैसे रिएक्ट करेगा? तो सऊदी अरब अगर रिएक्ट करेगा तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा, मिस्र साथ खड़ा होगा, तुर्की साथ खड़ा होगा। तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी पूरी दुनिया की? और पाकिस्तान जाहिर है अगर खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर शोडाउन होता है इसराइल के साथ, तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इसराइल की कुछ ज्यादा है नहीं। और पाकिस्तान के पास शायद वो उस छोटे साइज के भी कुछ वेपन्स हैं। मैं ये बात ऐसे जनरली कर रहा हूँ कि अगर वॉर गेमिंग कहीं हुई है तो ये सब चीजें डिस्कस हुई होंगी। तो ये इतना आसान नहीं होगा। बहुत खतरनाक गेम ट्रंप जो है वो खित्ते को ले जा रहा है और इट शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। ये सोचना भी नहीं चाहिए। और अगर कोई जेनोसाइड है, और अगर ये देखिए, इसको जेनोसाइड कहा जा रहा है, इसको एथनिक क्लेंजिंग कहा जा रहा है, इसको इन्फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट कहा जा रहा है। ये तीनों जुराइम वो अब ये काम पैलेस्टीनियंस के साथ कर रहे हैं। ये तीनों जुराइम है। यूनाइटेड नेशन के कानून के तहत भी जुराइम। और यूएन की जो वो स्पेशल रिपोर्टर है पैलेस्टाइन पे, उसका नाम है, मैं अभी आपको देख के बताता हूँ, फ्रांसिस्का एल्बनीज। और उसने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है। उसने कहा है कि पूरी दुनिया को चाहिए कि अब वो वक्त आ गया है कि अमेरिका को आइसोलेट कर दें ट्रंप की वजह से। देखें, ये ट्रंप को खाली हमें ट्रंप और अमेरिका अलग अलग जो है वो ज़हन में रखना चाहिए। ट्रंप इज नॉट अमेरिका, राइट। अमेरिका के अंदर बहुत डिवीजन है। ट्रंप जीत गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ट्रंप की मुखालफत भी बहुत ज्यादा है। और जो ट्रंप हुकूमत में आते ही जो उसका फील गुड फैक्टर है ना, वो अब वो टेस्ट पे है। उसकी पॉपुलैरिटी मेंटेन रखता है या नीचे जाती है, ये उसके इक़दामात पे डिपेंड करता है जो उसने वादे किए हैं, महंगाई कम करने के, रोजगार बढ़ाने के। फिलहाल तो महंगाई कम नहीं हुई, बढ़ रही है अमेरिका में, क्योंकि जो वो ड्यूटीज वगैरह उसने लगा दी हैं, उससे जाहिर है फौरी तौर पे तो महंगाई बढ़ेगी। तो अब वो अपनी पॉपुलैरिटी कैसे मेंटेन रखता है और इसके लिए कोई जंग में धकेल देता है, बेयकीनी में धकेल देता है। तो चाइना आपके ख्याल में ये खामोश बैठा रहेगा अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है किसी जंग में, और दूसरी साइड पे अमेरिका की कोई प्रॉक्सी है, तो आप ये यकीन रखें कि चाइना पाकिस्तान की साइड पे होगा।
जिस आसिफ अली जरदारी का विजिट है चाइना का, और इस दौरान चाइनीज प्रेसिडेंट ने जो स्पेशल वेलकम किया है आसिफ अली जरदारी को, ये जेस्चर्स है, ये डिप्लोमेटिक जेस्चर्स हैं दुनिया को बताने के लिए। और अल्लाह ना करे कि ये चीज़ शोडाउन की तरफ जाएं। रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अमेरिका बदमाश बन जाए पूरी दुनिया का अकेला, और चाइना जो दुनिया की असल सुपर पावर तो चाइना है। अमेरिका को तो डेट ही बहुत ज्यादा, डेट बर्डन बहुत ज्यादा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा वहाँ। मेरे रिश्तेदार वहाँ पे बहुत हैं, इतनी बेरोजगारी है वहाँ पे कि लोग परेशान हैं कि वो क्या करें। तो ये इतना आसान नहीं होगा ट्रम्प के लिए। 4.9% था जो अभी लास्ट बिलियनर्स जो हैं उसके साथ बहुत हैं, लेकिन वहाँ लोगों को रोजगार चाहिए। लोगों को सिर्फ ये नहीं कि खाली इसराइल को बचाने के लिए और इसराइल की वो करने के लिए आप पूरी दुनिया से फटा ले लें तो मुश्किल होगा ट्रम्प के लिए। के वोटर्स में अरब वोटर्स भी काफी थे, और जो कि पैलेस्टाइन इशू के ऊपर ट्रम्प का जो भी विजन था उनको भी ठंड पड़ गई, सपोर्ट करे, उनको भी ठंड पड़ गई। सिर्फ ट्रम्प के जो पाकिस्तानी वोटर्स है वो खुश होंगे, क्योंकि उनको शर्म जरा मुश्किल से आती। लेकिन ट्रम्प उनके लिए भी तो कर कुछ नहीं रहा, मेरा कर उनको उससे फर्क नहीं पड़ता उनको। 12 साल से केपी गवर्नमेंट ने क्या किया वहां के वोटर्स के लिए? क्यों वोट देते हैं उनको? रूल ऑफ लॉ के लिए। रूल ऑफ लॉ है वहां पे? अच्छा चलिए, आप कहती हैं रूल ऑफ लॉ। चलें जी। वहाँ इतने आप खुद ही मुझे डेटा इकट्ठा करके देती हैं कि वहाँ कितने दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं, कितने पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं, कितने फौजी शहीद हो चुके। आप नैरेटिव दे रही हैं? नहीं, मैं नहीं दे रही। They believe in कौन नैरेटिव देता है? PTI believes in this कि नैरेटिव होता है सारा। तो हम ये कह रहे हैं, हम उनका नैरेटिव फैलाते हैं और नहीं फैलाते, हम तो अपने प्रोग्राम में बाकायदा फिगर्स देते हैं कि इतनी दहशतगर्दी है, इतने लोग मर रहे हैं। लोगों हमें ये बताना चाहिए कि नैरेटिव का हो सकता है कुछ रोल हो, बहुत कम। असल चीज है परफॉर्मेंस। आप अपनी हुकूमत लाते हैं तो इसलिए लाते हो आपके लिए आसानियां पैदा करें, खाली नारों से आपका पेट ना भरे, बातों से पेट ना भरे। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आई गेस नैरेटिव्स पे तो चलनी भी नहीं चाहिए पॉलिटिक्स। देखिए नहीं, परफॉर्मेंस फिर भी चलती है थोड़ी बहुत। अच्छा तकरीर करने वाला लीडर हो तो अच्छा लगता है, लेकिन वो साथ काम भी कर रहा हो, खाली मतलब हैंडसम ना हो, कुछ डिलीवर भी करे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हाफिज।